नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां बड़ा हादसा हुआ है। 5 शवों को बरामद किया गया है। बड़ा ये हादसा, जिला पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है। तरसाली क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। कार सवार 5 मलबे में दबे हैं। तो बड़ा ये हादसा, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान चलाया है। तो मलबे से 5 शवों को बरामद किया गया है। जिला पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है। तो तरसाली क्षेत्र में भूस्खलन, कार सवार 5 लोग मलबे में दबे हैं। एसडीआरएफ ने चलाया है रेस्क्यू अभियान। तो कार सवार 5 लोग मलबे में दबे हैं भूस्खलन के चलते। ये बड़ी दुर्घटना, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान भी चलाया है तत्परता के साथ। तो 5 शवों को बरामद किया गया है, मलबे से बाहर निकाला गया है। अब उन शवों की शिनाख्त भी जारी है। जिला पुलिस शवों की शिनाख्त में जुटी हुई है। तो तरसाली क्षेत्र में भूस्खलन हुआ है। रुद्रप्रयाग से ये खबर आपको बता रहे हैं। कार सवार 5 लोग मलबे में दबे हैं। तो 5 लोगों के शव को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम की तरफ से किया गया। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, भूस्खलन के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। 5 शवों की क्या शिनाख्त हो चुकी है? जी देखिए, पहाड़ों में इस वक्त हो रही जो बारिश है वो जान माल पर भारी पड़ रही है और ये बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग के तरसाली में परसों रात से सूचना आई थी कि भूस्खलन में कुछ लोग दबे हैं। कल पूरे दिन जब अभियान चला, पत्थर हटाए गए, तो देखा गया कि भूस्खलन में जो पत्थर मलबा आया उसमें एक पूरी कार दबी हुई है और कार में 5 लोग ही दबे हुए हैं, यानी मौके पर ही उनकी मौत हो चुकी थी। 5 शवों को निकाल लिया गया है और ये जो वाहन है, ये वाहन देहरादून आईडी का है। देहरादून नंबर इस वाहन का टैक्सी वाहन है और जो लोग इसमें सवार थे, टैक्सी नंबर के आधार पर उनको शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। परंतु ये एक बड़ा अनोखा वाकया हुआ कि मलबे में कार दबी और कार में सभी 5 लोग जिंदा दफन हो गए। तो ये बहुत ही हृदय विदारक भी है और बहुत परेशान करने वाला भी है। साथ ही पहाड़ों में जो भारी बारिश हो रही है उसका भी ये पैगाम है, एक संदेश है। इसी यही वजह है कि मुख्यमंत्री को भी अपील करनी पड़ रही है कि लोग मौसम के हालात देख कर ही उत्तराखंड में यात्रा का प्लान करें। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है। 5 जिंदगियां गई हैं इस हादसे की वजह से। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास की पत्नी या बेटे पर दांव लगा सकती है। गुरुवार को चुनाव संचालन समिति ने संभावित 5 दावेदारों के नाम पर चर्चा के बाद जो 3 नाम छाटे हैं, उनमें 2 नाम रामदास की पत्नी और बेटे का बताया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक व महिला मोर्चा की आशा नौटियाल मौजूद थी। और सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव प्रबंधन टोली ने राज्य संसदीय बोर्ड को 5 नाम भेजे, जिनमें चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास, बेटा गौरव दास, पार्टी के वरिष्ठ नेता जेसी आर्य, दीपा आर्या व मथुरा प्रसाद के नाम शामिल हैं। पार्टी पुरानी परंपरा के अनुसार सहानुभूति का दांव चलेगी। पार्टी का भी चंदन रामदास की पत्नी को प्रत्याशी बनाए जाने पर जोर है। हालांकि उनके बेटे की मजबूत दावेदारी मानी जा रही है। तो पार्टी सूत्रों के मुताबिक 3 नामों का पैनल तैयार कर इसे केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया गया है। इसी के साथ ये माना जा रहा है कि संसदीय बोर्ड अगले 2 दिनों में प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी बड़े अंतर से जीतेगी। का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है
वहाँ से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। बागेश्वर का उपचुनाव होना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत का दावा किया है बागेश्वर उपचुनाव में, और इसी के साथ प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। 3 नाम छांटे गए हैं और चंदन रामदास की पत्नी और बेटे का नाम उसमें शामिल है, ये बताया जा रहा है। जो 3 नाम छांटे गए हैं, तो इस पर किस तरीके से आधिकारिक मोहर लगती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो बड़े अंतर से चुनाव जीतेगी बीजेपी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा आश्वासन और बड़ा दावा किया है। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए जीत का दम भरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश से सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे सभी यात्रियों से अपील की है कि मौसम की जानकारी के बाद ही यात्रा का प्लान करें। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश में आपदाग्रस्त इलाकों की लगातार मॉनिटरिंग जारी है, वहां स्थिति बेहतर करने के लगातार प्रयास हो रहे हैं। पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। इसके अलावा जो हमारे आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है उस सहायता को कर रहे हैं प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, NDRF, SDRF से कि इस आपदा के समय में हम चूँकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया है और इसी के साथ साथ सर्वे के खर्चे में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं। अब इन आदेशों का किस तरीके से पालन होता है ये महत्वपूर्ण है। अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक चार्ज है वह एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सामान्य तौर पर अधिकारी जिन चार्ज पर या विभाग में अलग अलग तैनाती पर होंगे या होते हैं, वहां से भी वाहन लेकर इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के विकास के लिए आवश्यक है कि एक एक पाई का सही इस्तेमाल हो और इसी के साथ यह फैसला लिया गया है कि प्रत्येक माह राजस्व बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में चूँकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी चूँकि हमारे राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफ़र तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है बड़ा काम हमारा हो पाए। लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है,
उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है, जहाँ हम आय के बहुत सारे साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे महत्वपूर्ण खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बोलते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे देश ने आत्मसात किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है और जल्द ही देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। विपक्ष आगे भी विपक्ष में रहने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ले, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब जब जो कहा है वही सच साबित हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो जिस प्रकार से उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी करी थी 2018 में कि विपक्ष 2023 में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा, और एक एक बिंदु पर जिस प्रकार से उन्होंने सरकार की बात रखी, पूरे देश का परिप्रेक्ष्य में रखा और पूरी दुनिया आज भारत को किस नज़रिए से देख रही है, वो उन्होंने विपक्ष के सामने भी रखा और पूरे भारत की जनता ने उसको देखा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि विपक्ष चाहे जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का एक दृढ़ संकल्प है, दृढ़ निश्चय उनका है कि उनका एक एक क्षण और एक एक पल उन्होंने माँ भारती को समर्पित किया है। वो उनके कल के जो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना उद्बोधन वहाँ पर दिया है, अपना संबोधन किया है, उसमें वो प्रत्यक्ष रूप से समस्त देशवासियों ने उसको महसूस किया है कि उनका भाव क्या है, वो किस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं और किस प्रकार से आने वाले जो 24 के बाद का समय है, उस समय में जो हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है, उसको 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था कैसे भारत बनेगा, उसमें सब अपने विचार रखें। निश्चित रूप से उनका। बढ़ते आगे उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां टीएचडीसी जल विद्युत प्रोजेक्ट टिहरी का मामला सीएम यूपी और सीएम उत्तराखंड के मध्य जल्द हो सकती है बैठक। तो उत्तराखंड को परियोजना के बाद मिलनी थी 25% रॉयल्टी, लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड का दावा मजबूत हुआ है। अब राजनीतिक रूप से भी हल निकालने की कोशिश तेज हो रही है। तो सीएम धामी के नेतृत्व में 23 साल पुरानी समस्या खत्म हो सकती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच। यूपी की तरफ से रेस्पॉन्स एफिडेविट फाइल हो गया है, जो पहले नहीं फाइल हुआ था, और उसके बाद हमारी जो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ हैं ये भी हो गया है। उसके बाद एविडेंस का स्टेज आता है। रिटन एविडेंस हमारी तरफ से दिया जा चुका है, यूपी की तरफ से अभी देना बाकी है। यूपी जब दे देंगे तो उसके बाद ओरल एविडेंस होंगे। ओरल एविडेंस के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद आर्ग्यूमेंट्स होंगे, फिर उसका अंतिम रिजल्ट आएगा। कोर्ट में यूपी की तरफ से रेस्पॉन्स एफिडेविट। टिहरी में भारी बारिश से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। नरेंद्रनगर, गूलर, व्यवसायी और कौड़ियाला और शिवपुरी क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण टिहरी के डालवाला और खारा स्रोत क्षेत्र में कई लोगों के घरों में पानी चला गया है, जिसके कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ऋषिकेश टिहरी हाईवे भद्रकाली और ओड़ी बैंड के बीच मलबा गिरने से बाधित हो गया है। मार्ग के दोनों तरफ कई वाहन फंसे हुए हैं। वहीं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर गूलर पुल भारी बारिश के चलते एक साइड से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हादसों को दावत दे रहा है ये पुल। तो स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका लगातार इसी प्रयास में जुटा हुआ है। भारी बारिश हो रही है और नरेंद्रनगर और मुनिकीरेती एरिया में डेली 150 mm के आसपास बारिश हो रही है। इसमें जो 2-4 ऐसे आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के, जैसे कि खारस्रोत है, ढालवाला है, वहाँ पर कल निरीक्षण किया गया। कई घरों में मलबा आने से नुकसान हुआ है और कुछ परिवारों को हमने शिफ्ट भी किया है, जिनके घर थोड़े डेंजर जोन में आ रहे थे। साथ ही सिंचाई विभाग के साथ को डायरेक्शन दिया है कि जहाँ जहाँ पानी को डाइवर्ट करना है, मलबा निकासी करनी है, उसको कार्य को प्रारंभ करें। उस एरिया में जितने भी स्कूल थे मुनिकीरेती ढालवाला के आसपास के एरिया में, वहाँ पर एसडीएम साहब को बताया कि वहाँ पे स्कूलों की छुट्टी भी कर दें। राशन पानी की व्यवस्था सभी लोग
देहरादून को दिल्ली से जोड़ने वाला हाईवे मोहंड और डाट काली मंदिर के बीच धंस गया है। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। सड़क पर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। तो वहीं क्लेमेंट टाउन पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद एक साइड से वाहनों का संचालन शुरू किया है। पीडब्ल्यूडी को सूचना देने के बाद सड़क की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून मार्ग काफी व्यस्त मार्ग है और इसी के चलते ये दिल्ली, सहारनपुर सहित अन्य जनपदों से उत्तराखंड में आने वालों के लिए मुख्य मार्ग कहलाता है। तो देहरादून में देर रात से लगातार बारिश हो रही है और इसी वजह से अत्यधिक बारिश होने के कारण दिल्ली देहरादून हाईवे मोहंड और डाट मंदिर के बीच धंस गया है। हालांकि इस घटना के बाद किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। तो दिल्ली देहरादून हाईवे धंसा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ा अब इसकी वजह से परेशानी हो रही है क्योंकि आवाजाही परेशानी हो रही है, बाधित हो गया है मार्ग। मोहंड और डाट काली मंदिर अल्मोड़ा में दूसरी इंटरसिटी बस सेवा का शुभारंभ हो चुका है और डीएम विनीत तोमर और नगर पालिका अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर बस सेवा की शुरुआत कर दी है। डीएम और पालिका अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाई है। तो वहीं लोअर माल रोड, बेस, करबला और अल्मोड़ा नगर में संचालित होने वाली इस बस से महिलाओं और बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। 18 सीटर इस बस का किराया 10 से 25 रुपया है। बस संचालन से टैक्सी वाहनों की मनमानी वसूली पर रोक लगेगी। इससे आम जनता को भी राहत मिलेगी। जनता को कलेक्ट्रेट तक जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी जो है नगर के मध्य मार्ग से वहाँ हो चुकी है, जिससे जनता काफ़ी परेशान है। जनता की परेशानियों को दूर कराने के लिए एक बस नगर पालिका द्वारा पूर्व में लगाई जा चुकी है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। और आज एक दूसरी बस जो है टैक्सी स्टैंड से लेकर के लिंक रोड होते हुए और बेस अस्पताल होते हुए पूरा चक्कर लगा करके, करबला से पूरा चक्कर लगा करके वो यहाँ पर आएगी और इससे लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। जनता को कलेक्ट्रेट तक जाने में बहुत दिक्कतों का सामना। मसूरी देहरादून मार्ग पर पावर हाउस के पास एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां हो रहे लगातार भूस्खलन के ट्रीटमेंट को लेकर सरकार ने 22 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृति की है, जिसके बाद मसूरी में खुशी की लहर है। मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में ग्रीन चौक पर एकत्रित होकर आतिशबाजी की है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मसूरी को एक और सौगात दिए जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का आभार व्यक्त किया है। जिस तरह से बड़े लंबे समय से किलोमीटर 25 पर गलोगी के पास जो लैंडस्लाइड लगातार एक समस्या बनी हुई थी, चाहे मसूरी के उसमें वासी उसमें जो है परेशान थे, चाहे वो अपने जो है आसपास के क्षेत्र के लोग थे और जो पर्यटक रहते थे। निश्चित ही बरसात के समय पे जब भी वहाँ पर लैंडस्लाइड होती थी लोगों को उसमें दिक्कत होती थी और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनके द्वारा जो कल वित्तीय स्वीकृति और शासन स्वीकृति वहाँ पर दी गई है, तो निश्चित ही बहुत जल्दी उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। पहले तो मैं कहूँगा मोदी है तो मुमकिन है और गणेश जी हैं तो सभी कार्य जो है निर्विघ्न रूप से काम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए माननीय मंत्री जी का जितना भी हम धन्यवाद करें कम है। जिस तरीके का उन्होंने मसूरी के लिए भी जितने भी कार्य, चाहे यहाँ पर तहसील का कार्य हो, चाहे यहाँ पर पानी का लाइन से संबंधित हो, चाहे अन्य और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने शहर के अंदर किए हैं, उसके लिए मसूरी वासी उनके तहे दिल से उनके आभारी हैं। मुझे हर बार डर रहता था अपने और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।